टू द प्रेशर एक्सेस। ऑफ कोर्स सबको याद होगा ये आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के अंदर वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी का ग्राफ था आइडियल गैस लाइन का, बिल्कुल स्ट्रेट आता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई इशू नहीं है, आंसर इसका 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप सोच रहे होंगे कि सर शुरू में आपने इतने आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के क्वेश्चन दिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन कि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएगा, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करना चाह रहा है। सब की सब गैसेस आपने कहा कि सर नॉन पोलर है, ये तो वही ग्राफ वाली आ गई हैं, इसका मतलब है सर सबसे ज़्यादा डेविएशन के लिए हम सबसे ज़्यादा मैथ और साइज देखेंगे। 44 आ गया जनाब, 2 आ गया, 28 आ गया और ऑफ कोर्स 4 आ गया। अब हम लोग मैथ्स की बेस पर देखें तो हमें ऑफ कोर्स सबसे लोएस्ट मैथ्स हाइड्रोजन का दिख रहा है, तो हाइड्रोजन को ज़्यादा डेविएशन शो करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन को कम डेविएशन शो करनी चाहिए मैथ्स की बुनियाद पर, लेकिन हीलियम ज़्यादा जो है वो ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है। ये बाद दफ़ा चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, तो आई एम अगेन क्लियरिंग इट कि एक बात जहन में रख लेनी चाहिए आप लोगों को, उसने अगर रियल बिहेवियर पूछा है तो नॉन आइडियल बताना है, उसने अगर डेविएशन फ्रॉम आइडियल पूछा है तो भी नॉन आइडियल बताना है। ठीक है, अब उसने क्लियरली बोला मोर डेविएशन, तो आपको सबसे ज़्यादा मैथ्स वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे मोर डेविएशन की बजाय लीस्ट डेविएशन होता तो ऑफ कोर्स फिर हम ही को सिलेक्ट करते, और एज यू नो ही केमिस्ट्री प्रूव कर रही है दुनिया की मोस्ट आइडियल है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मैं ऑर्डर भी बता देता हूँ नॉन आइडियल बिहेवियर का। उसके बाद नाइट्रोजन होगी, उसके बाद हाइड्रोजन होगी, उसके बाद हीलियम होगी। ये तो बड़ी फेमस सा एक ऑर्डर है जो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैं ग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ, तो दैट्स वाई आई एम सेलेक्टिंग आंसर अल्फा। एट व्हाट टेम्परेचर गैसेस इज लाइकली टू ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये आप में से काफ़ी बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा और उन्होंने कहा सर ये देखिए ये आंसर है, ये आंसर है। मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया और इसका आंसर उन्होंने हाई लगाया। हालांकि आंसर हाईएस्ट है। आप कहेंगे सर क्यों, वाई? मैंने वॉइस नोट भेजकर क्लियर कर दिया, लेकिन अब डिस्कशन में भी उसको क्लियर करने का टाइम मौजूद है। एट व्हाट टेम्परेचर गैस इज लाइकली टू ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेटे आपको पता होना चाहिए गैसेज लाइक करेंगी काइनेटिक थ्योरी को ओबे करने के लिए, इसका मतलब है आइडियल बिहेवियर शो करना चाहिए, आइडियल बिहेवियर। और आपको पता है गैस का आइडियल बिहेवियर बढ़ाने के लिए आप उसका टेम्परेचर मैक्सिमाइज कर दो। याद रख लीजिएगा, जितना टेम्परेचर मैक्सिमाइज होगा उतना आइडियल बिहेवियर होगा। लाइक 100 डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर विच इज हाई टेम्परेचर, लेकिन इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सारे गैसेज आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते। आपको पता है वाटर वेपर्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, तो इट मीन्स दैट कि हम हाई टेम्परेचर को प्रेफर ना करें, हम मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर को सिलेक्ट करने के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर को देखें। दैट्स वाई हम यहाँ पे बीटा ऑप्शन की तरफ जाएंगे बजाय कि हम लोग किसी और ऑप्शन की तरफ जाएं। समझ गए बात को, इसको ज़हन में रखिएगा। द डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर नॉन आइडियलिटी इन अ गैस इज, एक गैस में नॉन आइडियलिटी डेवलप करने का डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या है? वही 3 फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को बताए हुए हैं। पोलैरिटी भी है, मोलर मास भी है, बॉन्ड्स भी हैं। ठीक है जी, अब नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए। अब आप कहेंगे सर ये तो टाई पड़ गया है, तो फिर आप डिसाइडिंग क्राइटेरिया में मोलर मास को लाएं, बॉन्ड्स को लाएं या पोलैरिटी को लाएं? ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऑल ऑफ दीज होता, इसका मतलब है कि वो कंपैरिजन नहीं कह रहा, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज लगा दें। हाँ, मेन या मेजर का वर्ड आ जाए, मेजर डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, या तीनों में से कंपैरिजन करना पड़ जाए। देखो मुझे इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करनी है, तो मुझे उसको सेलेक्ट करना चाहिए जिसका मेजर रोल है, और वो है पोलैरिटी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, जो कि पोलैरिटी की बेस पर डिपेंड करता है। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ए, जो कि ज़्यादातर नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो दैट्स वाई कंपैरिजन के रिजल्ट में पोलैरिटी आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। मेजर कहता तो तब भी हम लोग पोलैरिटी को ही सिलेक्ट करते, क्योंकि पोलैरिटी इज द मेजर क्राइटेरिया। होपफुली यू गॉट इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, चार्ल्स लॉ इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको मैं ये बात साथ साथ बताता चला जाऊं बेटे कि आप लोगों को इन लॉज के नेम्स याद होने चाहिए। अगर बॉयल्स की बात की जाए, ठीक है जी, चार्ल्स की बात की जाए, एवोगैड्रोस,
एंड ग्राहम्स। वैसे ग्राहम्स सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, मेन कांस्टेंट्स की बेस पर जो नाम रखना है उसकी बेस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट, और मज़े की बात है ग्राहम्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब ग्राहम्स लॉ सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं और ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तुम्हें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल होगी, ये शर्त है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसीलिए इसको आइसोथर्मल कहते हैं। चार्ल्स लॉ आइसोबैरिक होगा, ये आइसोथर्मल और आइसोबैरिक दोनों के अंदर चला जाएगा एवोगाड्रोस, ये आइसोथर्मल भी होगा और ऑफ कोर्स आइसोबैरिक भी होगा। प्रेशर कांस्टेंट, ये जो ग्राहम्स लॉ है ये आइसोकोरिक लॉ है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राहम्स लॉ के लिए आइसोकोरिक टर्म यूज़ की जाएगी, सो तो ये आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात हो रही थी तो हम लोग आइसोबैरिक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, समझ गए हो। तो इसमें दोनों चीज़ें कांस्टेंट है और उसमें बाकियों में जो है वो जो पैरामीटर कांस्टेंट है उसके मुताबिक इनका नाम आ गया। आसान सवाल था। मोस्ट आइडियल गैस, ऑफ कोर्स मैं एक नोबल गैस को सिलेक्ट करूँगा। मैंने बोला था अपने लेक्चर में भी बोला था कि नोबल गैसेज आर मोस्टली आइडियल। अब अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और नियॉन में से कंपैरिजन करना चाहते हो मुझसे तो सर अरेंज करके बताएं, तो मैं बता देता हूँ। अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन सल्फाइड की पोलैरिटी, मीथेन की नॉन पोलैरिटी और नियॉन का मोनोटॉमिक नोबल गैस होना, ये इनके नॉन आइडियल बिहेवियर का ऑर्डर बन जाएगा। सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो अमोनिया का देखा जाएगा। बॉयल्स लॉ डैश ग्राफ इज मोर इन्फॉर्मेटिव। बेटा ये मैंने काफ़ी दफ़ा बच्चों को बताया हुआ है कि जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन, रिपीटर्स आप लोगों को ये बात पता है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं प्रेशर का और 1/v वॉल्यूम का ग्राफ बनाता हूँ तो हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन से जो रिजल्ट्स हैं बड़ी आसानी से आ जाते हैं। ये जो के कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत आसानी के साथ विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं। और वैसे भी इन पैरामीटर्स की बेस पर हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ हमें क्लियर कट वैल्यूज़ को एवेलुएट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो दैट्स वाई मुझे ये कह देना चाहिए कि भाई यहाँ पे मुझे ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप को प्रेफर करना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं अल्फा ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, जो रिजल्ट्स क्विकली, फास्टली और ईजिली प्रोवाइड करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को भी ईजिली एवेलुएट किया जा सकता है। वो हमेशा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ होता है। Pressure remains constant at a given temperature. The volume of an ideal gas is doubled as compared to the volume at 0 degrees Celsius. यार देखो, प्रेशर को नहीं छेड़ना, किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा उस वॉल्यूम के जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर था। इसके ऊपर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, Vt = V naught 1 + T over 273 anyhow। अब आप लोगों को सिंपली वॉल्यूम को डबल करने के लिए टेम्परेचर डबल करना है, ठीक होगा जी। अब 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 ऐड करके बनता है 273 केल्विन। बच्चे जल्दबाजी में 273 केल्विन सेलेक्ट कर बैठेंगे बेटा, लेकिन ये आंसर आपको पता है गलत है। अब ये 273 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको डबल करोगे तो बनता है 546 केल्विन। अब कई जल्दबाजी में 546 देखेंगे तो वो डेल्टा ऑप्शन लगा देंगे। बीटा वाले भी गलत हैं, डेल्टा वाले भी गलत हैं। अब देखें कि ये जो 546 था इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट वाली ऑप्शन देखनी है। 546 देख के जल्दबाजी में डेल्टा नहीं लगा देना। तो इसमें से अगर मैं 273 माइनस कर दूं तो ये 546 दोबारा से 273 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर मुझे दे रहा होगा। सो दैट्स वाई मेरे बच्चों यहाँ पे आंसर चार्ली बनेगा। समझिए बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहा हूँ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन लिक्विड्स। क्लास में, लेक्चर में हो चुकी है ये बात। करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, लिक्विड्स का सेलेक्ट करना है। गौर से देखोगे तो अमोनिया, HCl, HF और वाटर की बात हो रही है। तो सब जानते हैं कि हमारे पास वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने कहा कि सर मुझे ना एक बात से पता चला कि अमोनिया और HCl का कंपैरिजन आना था। तो बेटा देखिए, अक्लमंद लोगों को इशारे काफ़ी होता है।
वाटर तो आ रहा है, HF भी आ रहा है। आपने कहा सर मुझे वाटर का 100 याद था, HF का 19.9 याद था, है ना, दोनों ने ला पाया। अमोनिया का भी अक्सर याद रहता है -33 डिग्री सेल्सियस और HCl का -186 के राउंड अबाउट है, ठीक है जी। तो ये काफ़ी लो के करीब जो है वो चला जाता है। बाद जगहों पर मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट देखा। बहरहाल अमोनिया से HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप कहेंगे सर मुझे बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं था। अरे यार इतना तो याद है, इसमें डाइपल फोर्स है जो कि वीक फोर्स, और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ऑफकोर्स इसकी बेस पर मैं चार्ली ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। अगर आपको नहीं बॉइलिंग पॉइंट याद, थोड़ा अकल इस्तेमाल करके भी यार ये काम किया जा सकता है, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। लो जी, 15 क्वेश्चन डिस्कस इस वीडियो में कर रहा हूँ, नेक्स्ट 15 अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो का लास्ट सॉलिड से रिलेटेड आई गेस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स, सॉलिड एलिमेंट्स ABCD इंक्लूड अ जाइंट मेटेलिक। पहले नंबर पर जाइंट मेटेलिक होना चाहिए, फिर मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और मैंने आप लोगों को बताया है कोवलेंट सॉलिड्स को मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं, याद रखिएगा। कोवलेंट सॉलिड्स का दूसरा नाम मैक्रोमोलिक्यूलर सॉलिड्स भी है उससे। कोवलेंट सॉलिड्स को मैक्रोमोलिक्यूलर सॉलिड्स भी कहते हैं। देखो कितने नाम आपके सामने आ गए। इनको मैंने नेटवर्क सॉलिड्स कहा था, बिल्कुल। तो मैक्रोमोलिक्यूलर सॉलिड्स जो है किसको कहते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स को कहते हैं। आपने इसको भूलना नहीं है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड देखकर जल्दबाजी में मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल ना सिलेक्ट कर देना। मॉलिक्यूलर से पहले अगर मैक्रो लिखा हुआ तो समझ जाओ वो कोवलेंट सॉलिड्स की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के हैंड ओवर किया, पल्लू से बांध लीजिएगा आपको। उसके बाद सिंपलर मॉलिक्यूलर में ऑफकोर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है जी। तो आइए ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हो ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले मेटालिक ढूंढना है, ओके। दूसरे नंबर पर भी मेटालिक आ गया, निकाल दो इस ऑप्शन को। ये आ गया आप लोगों के पास मेटालिक, ठीक है जी। जाइंट मेटालिक, नो। आपने कहा सर ये तो शुरू में ही जो है वो कोवलेंट सॉलिड की बात आ गई, बीटा भी निकाल दें। अल्फ़ा पे मेटेलिक आ गया, बीटा पे देखो दूसरे नंबर पर सिलिकॉन जो कि जाइंट जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहला सकता है, जिसको कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। चार्ली पे जो है वो अगेन सिंपलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात हो रही है। तो क्या ख्याल है? अब आप लोग थोड़ा सा खुद सोचें कि आपको जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए, और सिंपलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड पे होनी चाहिए। यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए मेटालिक, उसके बाद कोवलेंट, एंड देन एट द एंड आपको मॉलिक्यूलर दिखना चाहिए। ये अगर आप लोगों को कहीं पे सीक्वेंस दिख रहा है तो उसको सेलेक्ट करो। मेटालिक 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 निकाल दो, कोवलेंट कोवलेंट मेटालिक ये भी निकाल दो, मेटालिक कोवलेंट मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑफ कोर्स चार भी ऑप्शन बन सकती है। मेटालिक मॉलिक्यूलर आ गया, फिर जाइंट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूलर आ गया। इसका मतलब इसको भी निकाल दे तो बेस्ट ऑप्शन क्या बन रही है? चार्ली। लो जी, इस क्वेश्चन नंबर 15 की डिस्कशन आपको समझ आ गई। आपने कहा कि सर आप हमें ये समझाना चाह रहे थे कि तरतीब ज़हन में रख लेनी कि सबसे पहले हमें मेटालिक को देखना है, फिर मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब है कोवलेंट सॉलिड को देखना है, और उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूलर का मतलब एंड पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, जैसा कि आपको बताया सेट और P4 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल है। लो जी, इस तरह से पहले 15 क्वेश्चन की डिस्कशन आप तक करते हुए इसको लॉक कर रहा हूँ। रिमेनिंग 50 के लिए वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। बाय।